हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 33 है, जिसमें आज हम टॉपिक नंबर 641 से लेके टॉपिक नंबर 660 तक को कवर करेंगे, जो कि प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक सीरीज है, जिसका ये डे 33 है। अपने डे 33 में आज हम टॉपिक नंबर 641 से लेके टॉपिक नंबर 660 तक को कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट यानी कि पार्ट 31 और 32 में इंडियन पॉलिटी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को या कहें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। चाहे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता की बात हो, चाहे प्रियम्बल की बात हो, चाहे संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात हो या फिर फंडामेंटल राइट की बात हो। आज हम अपने इस टॉपिक में उसी से आगे बढ़ते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, आपातकालीन उपबंध के बारे में, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने हमारे प्रीवियस पार्ट्स को देखा होगा, साथ ही आपने ये भी समझा होगा कि वास्तव में यूपीएससी प्रीलिम की दृष्टि से इंडियन पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछती है और किस तरीके से वो हमको भाषाई खेल में फंसाकर हमसे प्रश्नों को गलत करवाने की कोशिश करती है। बट आप समझ चुके हैं कि हमें गलती नहीं करना है। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जो कि प्रीलिम 2021 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2022 के लिए हम आपके लिए 19 नवंबर से यानी कि 19 नवंबर 2021 से प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज 2.0 की शुरुआत करेंगे, जो कि 2022 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही हम आपके लिए 15 मई से आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपके लिए 30 जून से मेंस में आंसर राइटिंग की शुरुआत करेंगे, अर्थात मेंस के फाउंडेशन बैच जो 2021 से रिलेटेड है उसको कवर कराएंगे। और 2022 के बच्चों के लिए हम आपके लिए 1 अक्टूबर से यूपीएससी जीएस फाउंडेशन की क्लासेस शुरू करेंगे, और ये सब के सब इनिशिएटिव पूरी तरह से फ्री हैं, प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा फंडेड हैं, भारत सरकार के कर्मयोगी मिशन से प्रेरित हैं। क्लियर? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमने लेट्स क्रैक प्रीलिम सीरीज में आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर कराते हैं, चाहे फिर वो जीएस के 2000 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो, सीसेट में रीजनिंग, मैथ या कॉम्प्रीहेंशन की बात हो, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों की बात हो, 24 से 36 महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात हो, या फिर एमसीक्यू हमारे टेलीग्राम चैनल की बात हो। उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें कवर करते होंगे और साथ ही अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब पे इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। दोनों चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। उम्मीद है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज से इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना, मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा अगर आपसे कोई एक एक लाइन में पूछे कि फंडामेंटल राइट क्या है, तो वो एक तरीके के राइट होते हैं। क्लियर? किसके लिए राइट होते हैं? नागरिकों के राइट होते हैं राज्य के प्रति। क्लियर? ड्यूटीज़ क्या हैं? वो एक तरीके की राज्य के द्वारा दी गई चेतावनियां हैं जो नागरिकों को फुलफिल करनी होती हैं। ठीक है? ड्यूटीज़ का मतलब आप समझ के। डीपीएसपी क्या है? मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, तो ये किसी भी स्टेट के लिए एक गाइडलाइन है कि किसी भी स्टेट को किस तरीके से अपनी नीतियों और नियमों को क्रियान्वित करना चाहिए, ताकि वहाँ पर निवास करने वाले उन जनों को एक तरीके से कल्याणकारी स्टेट की अनुभूति हो सके। क्लियर? आपको ऐसे समझना है। होता क्या है कि कई बार यूपीएससी में इंटरव्यू में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि डीपीएसपी क्या है, और 1 लाइन में बताइए। होता क्या ना कि एक इंटरव्यू में आपके ऊपर प्रेशर ऐसे नहीं बनाया जाता, आपके ऊपर प्रेशर ऐसे बनाया जाता है कि डीपीएसपी को आप 1 लाइन में क्या कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, डीपीएसपी को साहब 1 लाइन में हम कहेंगे कि ये एक तरीके की गाइडलाइन है जिन्हें स्टेट को फॉलो करनी होती हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन वो क्रॉस आपसे तुरंत करेगा, क्यों फॉलो करनी होती है? तो आप बता सकते हैं कि सेल्फ वेलफेयर स्टेट के लिए करनी होती है। अगर
स्टेट वो नहीं करेगा तो क्या वो स्टेट वेलफेयर नहीं होगा? ऐसा नहीं है सर, ज़रूरी नहीं है कि केवल डीपीएसपी के माध्यम से हम किसी भी स्टेट को वेलफेयर और नॉन वेलफेयर की श्रेणी में डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रियम्बल के माध्यम से भी हम वेलफेयर के रूप में यूज़ करते हैं, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम देख सकते हैं, और साथ ही फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल में भी कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो किसी भी स्टेट को वेलफेयर होने के लिए प्रेरित करते हैं। समझ गए? मतलब आपको इंटरव्यू पैनल में बैठने वाले उस पर्सन के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ कर रख देना है और वो देखकर ही सोचने पे मजबूर हो जाए कि वाओ कितनी बेहतरीन इसकी तैयारी है। होता क्या है कि बच्चे ये सोचते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बट इंटरव्यू की तैयारी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, ये एक दूसरे से अंतर्ग्रंथित है, अर्थात प्रीलिम और मेंस का मिक्सअप है आपकी इंटरव्यू तैयारी। समझ गए? तो अब आप डीपीएसपी को ऐसे इंटरव्यू में बता सकते हैं। 2-3 चीज़ें आप ये समझ गए, ठीक, बट हमें प्रीलिम के हिसाब से देखना है। हम तो इंटरव्यू इसलिए बताते रहते हैं ताकि आपका जो पर्सनैलिटी है वो अभी से इंटरव्यू के लिए डेवलप होती रहे। आप में से कई सारे बच्चे सोचते हैं सर प्रीलिम तो मेरा निकला नहीं है, मीन्स मैं लिख नहीं पाती हूँ या लिख नहीं पाता हूँ, इंटरव्यू के सपने क्यों पाल रहे हो? तो देखिए ऐसा नहीं है, आपका प्रीलिम भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। आप खुद ही एक बार ईमानदारी से क्वेश्चन करना अपने आप से कि क्या सच में प्रीलिम की तैयारी आपने अपने जीवन में कभी ऐसे की थी जैसे वर्तमान में आप कर रहे हैं? क्या आपने कभी ऐसे प्रीलिम पढ़ा था कि इतने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि नहीं साहब, ऐसे तो नहीं पढ़ा था। तो सिंपल सी बात है, जब आपने ऐसे नहीं पढ़ा था और यूपीएससी आपसे ऐसे ही पूछती है तो अब आपने पढ़ लिया तो हर हाल में निकलेगा। ठीक है, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? भाग में, यानी कि भाग 4 में है। 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट। 2 में क्या था? नागरिकता। 1 में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। इतनी बातें आपको याद हैं। दूसरी बात है कि संविधान निर्माताओं ने इसे कहाँ से लिया था? आयरलैंड के संविधान से। हमने ऑलरेडी पहले ही पार्ट में संविधान की विशेषताओं में स्रोतों पर जब इंडेक्स आपको कवर करा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, दूसरी बात है, तीसरी बात है, आयरलैंड के संविधान ने कहाँ से लिया था? स्पेन से। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात वो है भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे काफ़ी विशेषता वाला बताया है कि मतलब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट दोनों को संविधान की बेसिक फीचर या कहें कि संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा दी है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे संविधान की मूल आत्मा माना है? नंबर 1 मूल अधिकार, नंबर 2 प्रस्तावना, नंबर 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर 4 1 और 3। ठीक है, तो आप बता सकते हैं मूल अधिकार और बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रस्तावना को उन्होंने नहीं माना है। प्रस्तावना को मूल आत्मा किसने माना है बताइए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने किसे माना है बताइए? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आपने पढ़ा भी था कि बंदी प्रतिच्छेदन हो, परमादेश हो, प्रतिषेध हो, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब आपसे क्वेश्चन देखिए, ये नहीं पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि स्टेट की परिभाषा क्या है या स्टेट के बारे में बताइए। आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि कौन कौन से आर्टिकल किस किस पॉइंट में मेंशन है। तो आपके मन में प्रश्न उठा होगा मास्टर फिर पूछेगा क्या? तो आपसे इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये पूछेगा कि डीपीएसपी में कौन से गांधीवादी हैं, कौन से समाजवादी हैं और कौन से उदारवादी हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है इन तीनों को याद करके। नहीं याद करना है तीनों को, केवल 2 को याद करना है। और 2 को जब आप याद करेंगे ना तो दोनों अपने आप में बहुत ईजी हैं। क्यों ईजी हैं? क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व से अगर आप परिचित हैं, समाजवाद के मूल थीम से अगर आप परिचित हैं तो वो दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों वो याद हो गए, तीसरा हमें याद नहीं करना है, तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा भाई। मतलब ये है कि थिंकिंग अगर आपकी है कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी अपने जीवन में क्या क्या करते थे उससे हम रिलेट कर देंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे कि वो गांधीवादी अप्रोच के हैं। अगर हम समाजवाद के मार्क्स के कम्युनिज्म को बता देंगे कि अच्छा समाजवाद का मूल पर्पज़ ये होता है,
तो हम ये बता सकते हैं कि अच्छा समाजवाद के इसमें ये फीचर की बात की गई। क्लियर? स्पिरिट को समझना है, होता है ना कि किसी भी इंसान को समझने के लिए उसके व्यक्तित्व की अगर एक भावना को आप समझ गए तो उसका पूरा कैरेक्टर अपने आप सामने आ जाता है। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, तो वो हम आपको समझा देंगे। तो एक टाइप तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या कि कौन से नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मतलब कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो बेसिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन थे और कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें बाद में अमेंड करके जोड़ा गया। ठीक। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन अमेंडमेंट से, मतलब 42वें संविधान संशोधन से किन को जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन से किन को जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन से किन किन को जोड़ा गया, इस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अंतिम बात है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट के मध्य डिफरेंस को लेकर कि क्या ये वाद्य योग्य हैं, क्या ये न्यायिक हैं, क्या ये एक तरीके से फोर्सफुल हैं कि राज्य को इन्हें मानना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक और अंत में जो कि हालांकि आप पढ़ते ही हैं बट फिर भी हम आपको बता देते हैं, वो क्या पूछता है कि बेसिक फीचर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, बेसिक फीचर का मतलब क्या, उसको कंपेयर करा दिया जाएगा डीपीएसपी से या सिंगल सी एक लाइन में पूछ लिया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन तो ऐसे ही आया है कि राज्य के कल्याणकारी राज्य के आदर्श को अभिव्यक्त करता है और अगर उसमें उद्देशिका नहीं है। देखो इसमें एक मैं आपको थोड़ी सी चालाकी बताऊं यूपीएससी की। क्या होता है कि यूपीएससी ने कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि राज्य के कल्याणकारी राज्य का आदर्श अभिव्यक्त करता है। नंबर 1 उद्देशिका, नंबर 2 नीति निर्देशक तत्व, नंबर 3 मूल अधिकार, नंबर 4 मूल कर्तव्य। क्लियर? जब ऐसे ऑप्शन दे आपको तो आप हमेशा राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और आपको देता है कि कल्याणकारी राज्य की धारणा अवधारणा निहित है। नंबर 1 उद्देशिका में, नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, नंबर 3 मूल अधिकारों में, नंबर 4 उपर्युक्त 1 और 2 दोनों में। क्लियर? यानी कि उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब आप यहाँ पे ऑप्शन डी लगाएंगे कि उद्देशिका में भी साफ नहीं थे और हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी नहीं थे। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करना है आपको, ये दोनों बातें याद रखनी है। जहाँ सिंगल ऑप्शन हो तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएगा, जहाँ ऑप्शन को आपकी सुविधा दे रखा हो कि इन दोनों में से क्या हो सकते हैं तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं उम्मीद है। एक और बात, जब हम पढ़ते हैं ना कि मूल अधिकार किस बात को निर्देशित करते हैं, मूल अधिकार बात करते हैं किसकी, राजनीतिक लोकतंत्र की, लेकिन डीपीएसपी किसकी बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की। क्लियर? तो आपको इतनी बातें यहाँ पर याद रखनी है। समझ गए? तो अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है और इतने टाइप से ही हमें इस पूरे आर्टिकल को या पूरे पार्ट को कवर करना है। समझ गए? तो देखते हैं क्या है। तो पहली बात वही कि आधुनिक डेमोक्रेसी में राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण हैं। इनका मूल पर्पज क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता समानता बनाए रखना, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकार क्या करते हैं, राजनीतिक की, डीपीएसपी क्या करते हैं, आर्थिक और सामाजिक की। समझ गए? ऐसे याद रखना होता है। फिर बात आती है इनका एक और फीचर कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब कि इनसे आप न्याय की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि स्टेट नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो नहीं कर रहा है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये कंप्लेन कर दें कि साहब स्टेट तो हमारी बातें सुन ही नहीं रहा, स्टेट तो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 पर कोई डेवलपमेंट कर ही नहीं रहा, तो आप ये नहीं कर सकते। मतलब आप इसके माध्यम से न्याय की प्राप्ति नहीं कर सकते, अर्थात ये गैर न्यायोचित है। क्लियर? पहली बात। दूसरा इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये गैर न्यायोचित है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये न्यायिक नहीं है। उसी शब्दों को मैं बता रहा हूँ पर्यायवाची के रूप में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा बताइए कि इनमें एक तरीके के न्याय नहीं प्राप्त किया जा सकता। समझ गए? या न्यायोचित नहीं है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद है आप इतने पॉइंट इसके समझ गए। अब जब हमने इतनी बातें सारी पढ़ ली, ठीक है,
तो क्या आता है, क्या सच में इनको हम कहीं पर उपयोग नहीं कर सकते? तो होता क्या है कि वही होता है ना कि हर एक चीज़ का एक्सट्रीम नहीं होता, हर एक चीज़ का मध्य पाथ होता है, जिसको हम मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। होता क्या है, कई बार स्टेट की इस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में यूज कर लेती है, बट इस पर्पज से नहीं, न्यायोचित के इस पर्पज से यूज करती है कि अच्छा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी वर्डिक्ट को देने में एक सरलता डिफाइन हो सके कि अच्छा भाई फंडामेंटल का हम वर्डिक्ट दे रहे, तो वहाँ पे हम एक लाइन ये भी जोड़ दें कि साहब ये फंडामेंटल का तो आप वायलेशन कर रहे हो और स्टेट की ये गाइडलाइन भी है कि राज्य के डीपीएसपी को फुलफिल करना चाहिए, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को लेकर भी आ जाती बातें। तो अब ये हो गया। अब प्रश्न उठता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। हमने पहले ही आपसे वादा कर रखा है कि हम आपको उदारवादी नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि उदारवादी इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि आपको पढ़ना नहीं है हम या हमें आता नहीं है या हमारी दिली इच्छा नहीं है। दिली इच्छा बहुत है, बट ये है हम चाहते हैं कि आपको कम से कम रट्टा मरवाओ, कम से कम आपको याद करवाओ, आपको थिंकिंग के माध्यम से हर चीज़ रटा दो। क्लियर, ताकि आप सो भी रहे हो तो सोते में बता दो कि अच्छा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात तो महात्मा गांधी जी करते थे, ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे। अब हम अपने इस काम की शुरुआत करें। आपको बेसिक चीज़ें कुछ बता देते हैं। बेसिक चीज़ें किसकी किसकी? समाजवाद की और महात्मा गांधी की। ठीक है, और समाजवाद और महात्मा गांधी के अंतर्गत जो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं फिर उनको हम बता देंगे और देखना आपको कितना ईजी लगेगा। ठीक, समाजवाद आखिरकार आया क्यों था? कार्ल मार्क्स ने आखिरकार समाजवाद की बात क्यों की थी? तो इसकी हालांकि डिटेल में तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, जब बेसिक यहाँ पे बस बता देते हैं। समाजवाद की बात इसलिए आई थी क्योंकि उस समय पूंजीवादी विचारधारा काफ़ी परिपक्व हो चुकी थी। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाओ, उत्पादन के संसाधनों पर अपना केंद्रीकरण करो, मोनोपोली को प्रमोट करो, लोगों का शोषण करो और एक तरीके से समाज में विषमता को, विषमता का मतलब ऊंच नीच अमीर गरीब के भेदभाव को बढ़ाओ। ठीक है, यानी कि लोगों का शोषण करो, एक तरीके से ये व्यवस्था थी पूंजीवादी। इन्हीं सबके फीचर्स को काउंटर करने के लिए कार्ल मार्क्स ने समाजवादी कॉन्सेप्ट को दिया। ठीक है, अब जब ये समाजवादी कॉन्सेप्ट को दिया तो आप बताइए विषमता को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? समता लाने की बात की जाएगी। मोनोपोली की बात की जगह पे क्या किया जाएगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्लियर, पूंजी के अधिकाधिक संकेंद्रण को लेकर क्या किया जाएगा कि सबको बांट दिया जाए। किसी को भी जॉब में केवल उसकी की मोनोपोली बने रहे, केवल उसी को एक तरीके से व्यापार वाणिज्य का अधिकार प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि सबको काम के सुलभ अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी को अगर वेतन कम या ज़्यादा मिल रहा है महिला और पुरुष को लेकर, तो क्या किया जाएगा कि उनको इक्वली बांट दो। सरकार से क्या कहा जाएगा कि आप नई नई योजनाएं चलाओ, आप लोगों के लिए कानून बनाओ, उनके लिए मजदूरी प्रोवाइड कराओ, उनको बेरोजगारी भत्ता दो, उनके लिए न्याय प्रणाली को सुनिश्चित करो, सबके लिए इक्वलिटी लाओ। सिंपल सी बात है कि मूल फीचर समाजवाद का ये था समानता, हर एक चीज में इक्वलिटी, चाहे वो लैंगिक भेद की बात हो, चाहे फिर वो व्यापार की बात हो, चाहे वो काम की बात हो या फिर कर्मकारों के जीवन शैली की बात हो, हर जगह पे कल्याणकारी कॉन्सेप्ट लाओ, लोगों के डेवलपमेंट फीचर को इम्प्रूव करो, उनकी जीवन को, उनकी मनोदशा को प्रमोट करो। समझ गए? अब इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि मास्टर ने बस एक ही फार्मूला दिया, समाजवाद का मतलब है समानता हर एक चीज में। ठीक, तो अब आप डीपीएसपी देखो कि क्या ऐसे कोई डीपीएसपी हैं जहां पे इक्वलिटी की बात की गई है। और एक और बात, समाजवाद का दूसरा एक और मोटा फीचर क्या था? ये मजदूरों के साथ संलग्न था, मतलब मजदूरों के वेलफेयर की बात करता था। मजदूरों की ही क्यों करता था, किसानों की क्यों नहीं करता था? तो इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको काफ़ी ब्रॉड लेवल पे पढ़ाएंगे। जब आपको ऑप्शनल पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पे समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ानी पड़ती हैं। ठीक है, सॉरी मैं मार्क्सवाद बता रहा हूँ, मार्क्स को मैं नाम ले रहा हूँ ना, वो मार्क्सिज्म है, मतलब समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट है। वास्तव में रॉबर्ट ओवेन वगैरह का सबका मिला जुला ही एक कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का। ठीक है, तो इसमें कई सारे लोग आते हैं, तो आप ये दिमाग में मत लगाइए केवल मार्क्स ही समाजवाद के सिद्धांत के प्रचारक थे। क्या रॉबर्ट ओवेन जैसे भी कई सारे हिस्टोरियन हैं, उनका भी नाम यहाँ पे आता है। ठीक है,
तो देखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से फीचर हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है ना, आपका अपने आप आंसर हो जाएगा। देखना चाहे पहला क्या है समाजवाद का, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। सिंपल सी बात है कि लोगों को समाज में प्रमोट करना, इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी बेस्ट करना, पॉलिटिकल सिचुएशन उनकी बेस्ट करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, मतलब लोगों की इनकम को इक्वल करना, उनकी प्रतिष्ठा को इक्वल करना, उनको मिलने वाली बेसिक वेलफेयर स्कीम्स को अवेलेबल कराना और उसके मध्य जो एक तरीके की अनइक्वलिटी हैं उनको दूर करना। क्लियर, सिंपल सा समझ गया ना, मतलब असमानता को समाप्त करने की बात की जा रही। दूसरा क्या है, सुरक्षित करना, क्या सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका की बात आती है, वही नौकरी की बात आती है। सामूहिक हित की बात करता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण की बात करता है। कौन करेगा, समाजवाद करेगा, सिंपल सी बात है। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, ऐसा ना हो कि एक एंटीला भवन हो तो उसी के सामने धरावी की बस्ती नजर आए, ऐसी बातें वो नहीं करते। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही कमाता है, पुरुष के अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको महिला से ज़्यादा वेतन दिया जाए, सबको इक्वल दिया जाए। क्लियर, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण। बलात् श्रम का मतलब बच्चों को मजदूरी ना करवाना, मतलब जैसे आप देखते हो ना ईंट भट्ठों में बच्चे काम करते हैं, आप जैसे देखते होंगे कि कई सारे बच्चे तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखों की फैक्ट्री में वर्क करते हैं, कई सारे बच्चे दिवाली के समय पे मोमबत्ती कारखानों में वर्क करते हैं, कई सारे बच्चे फिरोजाबाद में चूड़ियों के व्यापार में, या आप देखेंगे जहाँ पर नक्काशी वगैरह होती है या जहाँ पर साड़ियों में जड़ाई की जाती है रत्नों की, ठीक है ना, मोतियों की, तो वहाँ पे भी बच्चे ही काम करते हैं। बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध कराना, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। आप देख सकते हो ना, ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किससे रिलेटेड है। आपने देखा होगा जब 2019 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी जी ने एक स्कीम चालू की थी, यही न्याय योजना, ठीक है, वो इसी से संबंधित है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है, ठीक है, कोविड-19 के बाद से, तो ये उसी से रिलेटेड है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि डीपीएसपी के जितने भी प्रोविजंस है ना, अधिकांशतः भारत सरकार उनको फुलफिल करती है। हम आपको कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो बता देंगे सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें वो फुलफिल कर रही है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा सच में राज्य इन गाइडलाइंस को फॉलो करता है, ठीक है, बिना प्रेशर के। काम पाने के यानी कि वर्क पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरक्षरता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करने की बात करता है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। काम की न्याय संगत का मतलब जहाँ पे वो काम करेगा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दम घुटने वाली कोई गैस हो और उसके पास कोई उपकरण ना हो। जैसे सिंपल सी बात आप देखते होंगे ना कि कई सारे वर्कर्स जब मेन होल्स में जाते हैं सेफ्टी टैंक्स को साफ करने के लिए, तो उनको क्या है, एक तरीके की वो मानवोचित दशाएं नहीं है, मतलब मानव के लिए वो काम करने की स्थिति नहीं है, बट मानव करता है। नालियों की जो सफाई होती है तो उसको लेकर करता है, तो इनके लिए सरकार वो टेक्नोलॉजी, वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए। क्लियर। प्रसूति सहायता का उपबंध करना। प्रसूति सहायता का मतलब जैसे कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे उसको उचित पोषण की प्राप्ति हो सके ताकि वो अपने उस बेबी को सिक्योर कर सके, उसको एक तरीके का स्तनपान करा सके। उसके लिए उसकी बॉडी को जितनी भी पोषण की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके का थोड़ा सा इंसेंटिव जो दिया जाता है। जैसे आप 6,000 रुपये सुनते हो ना प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत, ठीक है, तो उसी चीज़ की बात की जा रही। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब जैसे आप देख रहे हो कि वर्तमान समय में दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी हम जितने भी ऑटो वर्कर्स हैं उन सबको 5,000 रुपये देंगे, और इसके अलावा जो नॉर्मल पर्सन है बीपीएल और एपीएल के कार्ड वाले उनको इतना इतना राशन फ्री प्रोवाइड कराएंगे। तो ये उससे रिलेटेड है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। अगर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई है तो वहाँ पे रोबोटिक्स के साथ साथ उन पर्सन को भी एक तरीके से जॉब प्रोवाइड कराना।
पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, लोगों में इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, उनके लिए खाने की उचित व्यवस्थाओं को सुलभ कराना और हमारे यहाँ जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं उसको इम्प्रूव करना। हालांकि वर्तमान में तो यही व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। तो आपसे जानते हैं क्या करेगा, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, हालांकि यहाँ बताना नहीं चाहिए बट फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि वही होता है ना कि यूपीएससी में आप थम नहीं सकते हो कहीं पे, क्योंकि जब कोई आइडिया आता है तो आपको वहाँ पे बता देना चाहिए। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे करंट सिचुएशन को लेकर, कोरोना को लेकर, कोविड-19 के सिचुएशन को लेकर, इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर, ठीक है, पब्लिक को लेकर, तो आप जब भी अपना आंसर लिखते हैं तो अपने आंसर में उत्तर को प्रमाणिक बनाने के लिए आप इंडियन पॉलिटी के इन डीपीएसपी के फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें एसडीजी डेवलपमेंट गोल्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, समझ गए। आप इसमें यूएन की गाइडलाइन को ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस को ऐड कर सकते हैं, इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो होगा क्या कि आपका आंसर अन्य पर्सन की अपेक्षा, अन्य पर्सनैलिटी की अपेक्षा काफ़ी बेस्ट होगा और इससे आपके अंकों में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और एक बात बता दें, नॉर्मल पर्सन या जिन टॉपर्स की आप बात करते हैं वो लोग ऐसी बातें नहीं लिखते हैं। मैंने लगभग कुछ नहीं तो 500 से 600 से ज़्यादा टॉपर्स की बुक्स को एनालिसिस किया है, तो उनकी आंसर कॉपी में इन चीज़ों का मेंशन नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिएगा आप ये डालें तो आप 60% के जो टारगेट है ना उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें वहाँ पे डाल सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में वर्तमान गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो आप आयुष्मान भारत योजना को 8 नंबर से ऐड कर सकते हैं। उद्योगों के प्रबंध में आप इसमें यूज कर सकते हैं किसका, स्किल इंडिया को लेकर। आप सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी को एक तरीके से मनरेगा से ऐड कर सकते हैं। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं या प्रसूति सहायता के लिए आप प्रधानमंत्री मातृत्व आकाश की बात कर सकते हैं। काम पाने के लिए एक तरीके का मनरेगा ही है। समान न्याय व गरीब लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम का आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बालकों के स्वस्थ विकास या जीविका के उत्पादन के लिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कई सारे ऐसे बेरोजगारी से रिलेटेड वर्क ओपन किए हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को प्रमोट करना, ठीक है। आप यहाँ पे आय प्रतिष्ठा सुविधा अवसर के समानता के लिए आप देखते हो कि गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, अमीरों पे ज़्यादा गरीबों पे कम, ठीक है, सेस लगाती है, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी कि जहाँ पे इक्वलिटी की बात की जाए वहाँ पर समाजवाद की बात आ जाती है, ठीक है। अब बात आती है महात्मा गांधी को लेकर। तो आप मेरे को मोटे तौर पर ये बता दो कि जो मोहनदास करमचंद्र गांधी थे, क्या वो पशुपालन करते थे? करते थे भाई साहब, बकरियां पालते थे। क्या वो पंचायतों के संगठन की बात करते थे? तो करते थे। ऑलरेडी उनकी कई सारी बुक आ चुकी हैं ग्राम स्वराज्य को लेकर, क्लियर। क्या वो नशीले पदार्थों के सेवन की अनुमति देते थे? बिल्कुल नहीं देते थे। क्या वो गाय बछड़े दूध पालने वाले पशुओं की बात करते थे? तो साहब करते थे, ठीक है। क्या वो कुटीर उद्योगों की, खादी उद्योग की बात करते थे? तो करते थे। मतलब क्या है, इतने फीचर की तो बात करते ही थे। तो जब इतने फीचर की वो बात करते थे तो ऑलरेडी उनके कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें निहित होंगी। तो देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। क्या ग्राम पंचायतों की बात करते थे? तो करते थे। यूपीएससी ने आपसे यही क्वेश्चन पूछा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की बात करते थे? तो साहब करते थे। सहकारी समितियों की बात करते थे? बिल्कुल करते थे कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाइए। आप देखे होंगे कि जब तिलक फंड से उनको जब पैसा मिला, 1 करोड़ पैसा वहाँ उस समय उसमें आ चुका था उस फंड में, तो उसने उन्होंने चरखे परचेज किए थे। क्या बनाया था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई थी। और एक तरीके के खादी ग्राम उद्योग जो आज आप पढ़ते हो, कुटीर उद्योग, एक तरीके के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही तो है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो SC ST जाति के लिए कल्याण के लिए काफ़ी सारे वर्क किए, इसीलिए उन्होंने उनको हरिजन की संज्ञा दी, अपना समाचार पत्र भी निकाला, ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण की वो बात करते हैं। तो ये भी गांधीवादी अप्रोच हो गई। नशीली दवाओं की वो बात करते थे कि नशा नहीं करना चाहिए। गाय बछड़ा दूध वगैरह पालते थे। तो मोटे तौर पे आपको 6 बातें ऐसे याद हो गई। कैसे? पंचायतों की बात करते थे साहब, ठीक है, करते थे। गाय बछड़ा बैल की बात करते थे, करते थे। कुटीर उद्योगों की बात करते थे, करते थे। अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते थे, करते थे। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं की बात करते थे, तो साहब करते थे। और बताइए क्या करते थे? और आपने सहकारी समितियां देख ही ली हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि मास्टर साहब क्या उदारवादी याद करें? ना याद करो भाई, क्या करोगे उदारवादी याद करके? इसलिए नहीं याद करना है क्योंकि आपको 2 याद हो गए तो तीसरा तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको मान लो उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत दे दिया, ठीक है, आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, और ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 से ज़्यादा ऑप्शन आएंगे नहीं, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। एक में ऑप्शन दे दिया गाय बछड़ा का, दूसरे में दे दिया कुटीर उद्योग का, तीसरे में दे दिया समान न्याय नागरिक निःशुल्क विधिक सहायता। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा उदार बौद्धिक सिद्धांत है, आप कहोगे साहब उपयुक्त में से तीनों नहीं, ठीक है, यानी कि तीनों नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर के 2 तो गांधी हैं और नीचे के अंतिम तीसरे समाजवादी हैं। समझ गए? इसी को बुद्धि कहते हैं, स्मार्ट स्टडी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, बीटेक इंजीनियर वाले वो ऐसे ही तैयारी करते हैं, वो हर एक चीज़ को फोल्डराइज करके पढ़ते हैं, ठीक है। और हम आपको कोशिश ये करते हैं कि इंग्लिश मीडियम की जो स्ट्रेटजी है, जो टॉपर्स की, जो बीटेक इंजीनियर्स की, उस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ाएं। हम आपको हिंदी मीडियम के किसी भी टीचर या किसी भी संस्थान की कॉपी नहीं करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी इसीलिए अलग हो जाती है। अब बात आती है कौन कौन से डीपीएसपी को ऐड किया गया और किस किस अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो 42 अमेंडमेंट के द्वारा क्या क्या ऐड किया गया। यूपीएससी ने एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको 4 डीपीएसपी उसने दे दिए थे और पूछा था इसमें किसको अमेंड करके जोड़ा गया। तो ऑप्शन था उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो आप क्या करिए, इन सबको याद कर लीजिए, ये याद करने पड़ेंगे कि एक तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करने की बात आती है जो आर्टिकल 39 कहता है। दूसरी बात आती है समान न्याय को बढ़ावा देने, गरीबों की मुफ्त सहायता करने, 39A आता है। मतलब सिंपल सा है ना, जिसमें ABCI वो एक तरीके से ऐड ही किए जाते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में तो आपको याद ही है, तो आप इसको तो भूल ही नहीं सकते। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने, जंगल और वन्य जीवन की रक्षा करने की बात आती है, तो ये बात भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है 44 अमेंडमेंट की। इसमें एक और डीपीएसपी को जोड़ा गया। देखो एक बात बताएं, अधिकांशता जानते क्या होता है कि 44 अमेंडमेंट के द्वारा अधिकांश चीज़ों को हटाया गया है। जैसे संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट से। लेकिन क्या होता है कि इसमें यही एक फीचर है जिसमें फंडामेंटल राइट की जगह पे डीपीएसपी को जोड़ा गया है। मतलब क्या, फंडामेंटल को हटाने की तो बात करता है 44, लेकिन डीपीएसपी को जोड़ने की भी बात करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी कि एक डीपीएसपी है आय, प्रतिष्ठा और अवसर और सुविधाओं की समानता की बात समाप्त करना, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि होता क्या है ना कि आपको 42 अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन का जवाब दे दे डेप्थ में कि 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या क्या ऐड किया गया और वहाँ पे आपको दे दे आय, प्रतिष्ठा, तो फिर आप ऑप्शन गलत कराएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आता है 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास्तव में इसको 3 जगह ऐड किया गया, एक तो फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और डीपीएसपी में, 3 जगह जोड़ा गया और तीनों एजुकेशन से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट में 21 का या 21A को जोड़ा गया, जिसमें आप पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं आप कि बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान की बात की गई है, ठीक है। इसमें जो 45 में है, तो 45 में एक बात देखो कॉमन क्या है, 45 में 5 ये है और 4 ये दोनों क्या है, 6 वर्ष से छोटे हैं ना, 6 से छोटे हैं ना। तो आपको क्वेश्चन यही याद रखना है कि आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु तक, यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क सहायता प्रोवाइड कराएगा कौन, एजुकेशन की, राज्य। क्लियर, ये बातें आप यहाँ पे देख सकते हो। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की बातों की बात किसको की गई है बताइए, फंडामेंटल राइट में। और 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य किसका होगा, दिलाने का, वो है नागरिकों का। इसीलिए इसे फंडामेंटल ड्यूटी में रखा गया, इसे डीपीएसपी में रखा गया और इसे फंडामेंटल राइट में रखा गया। समझ गए, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। यानी कि 86 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। हालांकि लास्ट में आपको सारे अमेंडमेंट एक बार कंपाइल करा देंगे अपने पार्ट 45 में या कहें डे 45 में। तो आपको याद रखना है कि 86 अमेंडमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर आता है 97 अमेंडमेंट, सहकारी समितियों से संबंधित है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट क्या आता है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको एक तरीके से गैर न्यायोचित व विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला क्यों नहीं बनाया गया। आपसे सिंपल सा हो सकता है डेप्थ में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सके कि नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाए जाने के निम्न में से कौन से कारण थे।
या न्यायोचित न बनाए जाने के निम्न में से कौन से कारण थे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा कि उपयुक्त तीनों सही या उपयुक्त सभी सही। तो आप बता देंगे साहब सभी सही हैं। ठीक है। पहला, देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, बिल्कुल सही बात। दूसरा, देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक था। तीसरा, स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा, इसीलिए स्वतंत्र इन्हें रखा गया था। समझ गए? आप में से कई सारे बच्चों के क्वेश्चन आए थे आज ही कल में, मैंने देखा था कि सर आप प्रीलिम का क्वेश्चन बैक ईयर कब से रिवाइज कराएंगे। तो आप खुद ही देखते हो कि मैं जब आपको कोई टॉपिक ही पढ़ाता हूँ तो उसमें लगभग हर एक डायमेंशन का क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है। तो और ऑलरेडी मैंने लगभग 10,000 से भी ज़्यादा MCQ अपने क्वेश्चन में भेज दिए हैं। ठीक है। तो मैं तो वहाँ पे करा चुका हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा कि जो MCQ मैंने आपको वहाँ पे भेजे हैं उनको YouTube पर ऐसे ही जैसे मैं ये आपको क्लासेस लेता हूँ ना, वैसे ही उनको भी कवर करा दूँ। ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी, लेकिन वो सब चीज़ें 25 मई से शुरू होंगी, अभी नहीं। ठीक है। तो क्योंकि ये हमें सारी चीज़ें अभी कंप्लीट करनी है पूरी। क्लियर? अब आपसे आलोचना पेज पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आलोचना आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो आलोचना जब याद रखने की ज़रूरत नहीं है तो आपसे पूछेगा नहीं। अब इम्पोर्टेंट वही बात आती है, इंडेक्स। फंडामेंटल राइट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, DPSP आपने अभी पढ़ लिया। तो अब भाई साहब एक बार इनका डिफरेंस करके बता दीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि जो मूल अधिकार होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। मतलब नकारात्मक किसके लिए? लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं, ये राज्य के लिए नकारात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य को मान लीजिए कोई काम करना है, किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना है, लेकिन नागरिक क्या कहेंगे, भाई साहब ये तुम्हारी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो सरकार इसमें वर्क नहीं कर पाती, इसलिए निगेटिव हो जाते हैं। DPSP ये सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि सरकार को इस पे एक तरीके की गाइडलाइन मिलती है, वो करे या ना करे। ठीक। एक और बात, दूसरा जो इसमें अंतर है कि मूल अधिकार जो हैं वो न्यायोचित हैं और इनके हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है, बट निदेशक तत्व तो गैर न्यायोचित हैं, इनके आधार पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मूल अधिकार का पर्पस है लोकतांत्रिक राजनीतिक या राजनीतिक लोकतंत्र को प्रमोट करना, और इनका पर्पस है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। आप देख रहे होंगे बिल्कुल वही स्लोली मोशन में पढ़ा करिए, जितना हमने शुरू में पढ़ाया वही सब इस इंडेक्स में अब दे दिया गया है, और आपको चीज़ें याद हो गई होंगी, बस आप मौज में देख रहे होंगे इसे। ठीक है। चौथा है, ये कानूनी रूप से मान्य हैं, इन्हें नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त हैं, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये वैयक्तिक है। मतलब मूल अधिकार एक व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं और नीति निर्देशक तत्व एक कम्युनिटी के कल्याण की बात करते हैं, इसीलिए ये एक तरीके के समाजवादी हैं। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है, इनको लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती, अगर इनका कोई वायलेशन करता है तो अपने आप लागू हो जाते हैं। इन्हें लागू करने के लिए कानून बनाया जाता है। भाई आपको अगर प्रधानमंत्री मातृत्व अवकाश योजना स्कीम लागू करनी है, अगर आपको आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की बात करनी है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम की बात करनी है, अगर आपको यहाँ पे बताइए और क्या जन आरोग्य मिशन की बात करनी है, या फिर न्याय योजना की बात करनी है, मनरेगा में वेजेस को बढ़ाने की बात करनी, तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कानून को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बट इसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वो गैर संवैधानिक मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या उसे इनवैलिड करार दे दे। क्लियर? बट निदेशक तत्वों में विधि को असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो आपने स्कीम बनाई है प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ अवकाश योजना, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, इनको आप रोक दीजिए, या MP लैंड्स स्कीम या फिर एक तरीके का मनरेगा स्कीम, इनको आप बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, अगर उसमें भ्रष्टाचार होता है तो बात अलग हो जाती है। समझ गए? आप देखो जब स्कीम पढ़ते हो ना तो स्कीम का रिलेशन भी जोड़ लिया करो कि स्कीम का आखिरकार किससे रिलेशन है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हंसने में थोड़ी हंसी आएगी। करंट अफेयर्स जो होता है ना वो वास्तव में अफेयर होता है। ठीक है, करंट का अफेयर होता है किसके साथ में?
जीएस के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। और अगर आपने करंट का सही से अफेयर करा दिया तो ये लव स्टोरी चल जाएगी, अर्थात आपका आंसर आपकी यूपीएससी में करंट से रिलेटेड और ट्रेडिशनल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो सही हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि जो बीटेक इंजीनियर होते हैं या जो वर्ल्ड की अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इंडिया में आकर यूपीएससी के एग्ज़ाम को देते हैं, तो उनके अंदर जो सबसे खास इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो यही कि वो करंट का हर एक चीज़ से अफेयर कराते रहते हैं। हालांकि आपको चिंता करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी करंट का अफेयर करा ही देता हूँ हर बार। जैसे मैंने अभी आपको सभी स्कीम्स का करा दिया ना कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम, आयुष्मान भारत, ये सारी चीज़ें। पिछले पार्ट में भी हमने आपको बताया कि कैसे आपको इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्कीम्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए। और वैसे भी जब हम करंट भी आपको पढ़ाते हैं तो भी आपको वहाँ पे ये सारे पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो हमारी क्लासेस नहीं देखते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए बातें हो रही, ठीक है। तो अब आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपसे फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पे नहीं आएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है जानते हैं? आपसे क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं पूछेगा, दो, एक तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल संविधान में थे, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे लाया गया, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कितने फंडामेंटल हैं, और चौथा क्वेश्चन पूछेगा वो फंडामेंटल कौन से हैं, समझ गए। मूलतः सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो फंडामेंटल्स पे ही आता है कि मतलब इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है। और एक और बात जो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले बता दी थी जब सिटीजन के टॉपिक को कवर करा रहा था, मतलब सिटीजनशिप के टॉपिक को, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो फॉरेनर्स को नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रिटिश, कोई भी अंग्रेज, कोई भी अमेरिकन, कोई भी स्पेनिश, कोई भी आयरिश व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आप उसे राष्ट्रगान गवाओ, या आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हें भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। वो भारत माता की जय बोले या ना बोले ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात और बता दें, वो भारत माता की जय बोले या ना बोले इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो ये बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो उसको टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए जाएंगे, अर्थात उसको जेल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया की यूनिटी और डिग्निटी को वायलेट कर रहा है। समझना, जैसे होता है ना एक चीज़ कि आप अगर कोई काम करते हो और वो अगर गैर संवैधानिक है, सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए सड़क पर जा रहे हो, ठीक है, आपने रेड लाइट का वायलेशन किया तो आप अपराधी हो गए, ठीक है। और अगर आपने रेड लाइट को बस देखा और कोई वायलेशन नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो, यही चीज़ें होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, और जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे का माइंड जो होता है बड़ा जटिल होता है। मैं अगर इंटरव्यू लूँ तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछूं, और बच्चे देखना सच में नहीं बता पाएंगे कि साहब आप ये बताइए कि जो फंडामेंट कोई व्यक्ति है, ऐसे बताना चाहिए पूरा डिटेल में कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है या वो व्यक्ति भारत आता है, आपका दोस्त है, आयरिश है, और वो भारत आया और आप जब आए और वो भी जब आए एयरपोर्ट में, तो वहाँ पर राष्ट्रगान ऐसे ही बजने लगा। आप वहाँ पर खड़े हो गए राष्ट्रगान को लेकर, लेकिन आपका दोस्त जो है वो राष्ट्रगान को अनसुना कर दिया और वो आगे चला गया। आपको क्या लगता है वो देशद्रोही है? आपको क्या लगता है कि उसके ऊपर एक एक्ट लगाना चाहिए, उसे कानूनी प्रोविजंस के अंतर्गत लाया जाना चाहिए? अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आपके अंदर नॉर्मल थिंकिंग नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। आप सीधे जवाब देंगे सर पहली चीज़ ये है कि जो राष्ट्रगान का सम्मान या उसका विरोध करना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति नागरिक है या फॉरेनर है। बट हम यहाँ इस कंडीशन में देखते हैं कि वो व्यक्ति फॉरेनर है, अर्थात उसे हमारे राष्ट्र की जानकारी नहीं है। हाँ, दूसरी बात यह है कि वायलेशन तो हुआ है, लेकिन ये वायलेशन कानूनी रूप से नहीं है, इथिकल रूप से है। मतलब नैतिकता तो ये कहती है कि उसे भी इसका सम्मान करना चाहिए, कानून हालांकि ये नहीं कहता, ठीक है। तीसरी बात यह है कि उसने भले ही इसका सम्मान ना किया हो, लेकिन उसने इसका अपमान भी नहीं किया। अपमान का मतलब उसने ये भी नहीं कहा कि आपका राष्ट्रगान बहुत खराब है, हमारा राष्ट्रगान आपसे लाख गुना बेहतर है। तो आप ऐसे सिचुएशन को हैंडल वहाँ पे कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है क्या कि कानूनी रूप से जो सही है जरूरी नहीं है कि वो नैतिक रूप से सही हो, और फिर उसी में एक और लाइन जोड़ी है कि नैतिक रूप से सही हो जरूरी नहीं कि वो कानूनी रूप से सही हो। उपयुक्त पंक्ति को उदाहरणतया पुष्टि प्रदान करें, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा है।
अब वो बेसिकली आया था मेनका गांधी को लेकर। मेनका गांधी ने उस समय पक्षियों को मारने की परमिशन को रोक दिया था, जबकि कानून ये कहता था कि नील गायों को मारा जाए क्योंकि वो फसलों को बर्बाद कर रही थी, लेकिन उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि नील गायों को आप मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नैतिकता कहती है कि किसी भी जानवर को मारना उचित नहीं है, जबकि कानून ये कह रहा है कि आप मार दो। समझ गए? तो उस पर आया था क्वेश्चन यूपीएससी ने। वो लोकसभा में डिबेट चल रही थी तो उसमें उन्होंने बात बोली थी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इतनी सारी बातें हो गई, आपके काम की ही थी। यूपीएससी में ना होता है बहुत सारी चीज़ें काम की होती हैं, इसलिए आप उनको ध्यान से सुना करिए, पढ़ा करिए, आपके काम ही आएंगी। ठीक है, अब बात क्या आती है कि नागरिकों के अधिकार और जो कर्तव्य हैं वो एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य के संदर्भ में निम्न में से कथन सही है, तो पहला ही उसमें ऑप्शन दिया था कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, यानी कि अधिकारों के बिना कर्तव्य अधूरे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने पिताजी से अधिकार मांगते हो कि मुझे इस जायदाद में या इस प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा चाहिए, तो पिताजी ये भी तो कहते हैं कि अच्छा बेटा बन के दिखाओ, मतलब अच्छा बेटा उनकी नज़र में बन के दिखाओ, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके दिखाओ, कोई गोल को या कोई सक्सेस को अचीव करके दिखाओ, तभी तो आपको प्रॉपर्टी देंगे। आप सोचते हो नहीं पिताजी को घर से भगा देंगे, हालांकि आप नहीं सोचते हो, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मतलब लोग सोचते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन एक और क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि आखिरकार फंडामेंटल राइट को लिया कहाँ से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया कहाँ से गया, तो इसे रसिया के संविधान से। पहले इसे क्या कहते थे, यूएसएसआर। 1992 में इसका विघटन हो गया कोल्ड वॉर के बाद, शीत युद्ध के बाद, तो इसका नाम रसिया पड़ गया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत रसिया पूरा ये नाम होता था, और इसमें जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, कजाकिस्तान वगैरह, ये सब इंक्लूड होते थे। ठीक है, रोमानिया जो बाल्टिक कंट्री हैं वो भी इंक्लूड होती थी, बट अब वो सब अलग अलग हो गई। ठीक है, तो आपको हालांकि ये नहीं पढ़ना है, बस ये पता हो कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ से ली गई। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर इनको गठन किया गया। ठीक है, यानी कि मूल संविधान में ये नहीं थे, ये 75-76 में आए थे। सिंपल सी बात है। किस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की थी, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बाद में एक और जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस पार्ट में है। ठीक है, तो ये वास्तव में संविधान के 4 का, ठीक है, 4 का के पार्ट में है, और किस आर्टिकल में है, 51 का में। भाई 36 से 51 तक तो डीपीएसपी है, 51 का में क्या है, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 का में कितनी है, 11। पहले कितनी थी, 10। किससे जोड़ी गई, 42वें संविधान संशोधन से। 11वीं किससे जोड़ी गई, 86वें संविधान संशोधन से। ऐसे याद करना है। किस समिति की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे। ठीक है, कब, किस पार्टी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में। लिया कहाँ से गया, रसिया से। इससे ज़्यादा तरीके से आपसे क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा, समझ गए। अच्छा, एक और बात बता दीजिए कि 1 में क्या था, भाग 1 में संघ एवं राज्य, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मूल अधिकार, चौथे में डीपीएसपी, चौथे के काम में फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मूल कर्तव्य। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए एक और लास्ट बात, जितने भी ये 11 है ना, इनको याद कर डालिए हर हाल में। इंटरव्यू में पूछ लेगा आपसे कि आप फंडामेंटल, हो सकता है पूरा इंटरव्यू आपका 15 मिनट का सिर्फ इसी पे हो जाए, पूछ ले कि ठीक है आप बताइए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बता दीजिए। और यकीन मानिए अगर आपने 11 की 11 उसने पूछ लिया और 11 की 11 आपने बता दिया है, तो आपके इंटरव्यू पैनल में 160 + 20 मार्क्स आ सकते हैं, यानी कि 180 मार्क्स, जो कि अभी तक किसी के नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप ये अचीव कर सकते हैं। हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए। तो आपको ये चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या है, हम देख लेते हैं 11 की 11। आखिरकार ड्यूटी है तो ड्यूटी तो पता ही होना चाहिए। पहली ड्यूटी है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्यों पूछा था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना प्रियम्बल को, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, इसमें बात आती है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने वाली, अब यहाँ ध्यान देना,
बंधुत्व और एकता बढ़ाने के लिए। यहाँ से बच्चे सोच जाते हैं कि अच्छा है बंधुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा यहाँ से लिया गया क्या, तो वहाँ से नहीं लिया गया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से लिया गया। क्लियर, कि ताकि हम एकता और बंधुता को अक्षुण्ण बना रख सकें। ठीक है, तो ये यहाँ से है, क्वेश्चन 2 बार पूछा है आपसे, तो पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य से इसे लिया गया है। चौथी बात है देश की रक्षा करें, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वीं बात है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से ऊपर हो। क्लियर, आप जब लिखते हो ना किस पे, धर्मनिरपेक्षता पे, आप जब लिखते हो इंडिया के आइडिया पे, तो आप वहाँ पे इन लाइंस को मेंशन कर सकते हो। इंडिया के स्पिरिट पे वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। वुमेन्स पे जब आप लिखते हो तो वहाँ पे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन कर सकते हो, आपके अंकों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। आप देखते होंगे ना आज भी कई सारी प्रथाएं हैं, कैसी कैसी प्रथाएं हैं कि महिला जो है वो सती प्रथा का वो करेगी, महिलाओं में जादू टोना होता है, महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर भूत आ जाते हैं। आज भी देखोगे कई सारे बाबा, गाँवों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं जो बहुत ही एक तरीके से पिछड़े गाँव होते हैं। बाल विवाह महिलाओं का कर देना चाहिए, या अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी की महिला है तो उसको पढ़ाना नहीं चाहिए, किसी भी महिला को शहर नहीं भेजना चाहिए। तो ये जो प्रथाएं हैं ना उनके सम्मान को लेकर, ये सारी चीज़ें हैं। गालियाँ जितनी आप देखते होंगे, मतलब सारी गालियाँ औरतों पे ही तो बनी है। मैंने जब आपको वुमेन्स पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था लैंगिक भेदभाव को लेकर, या पितृसत्तावाद का जो एसे मैंने आपको कंप्लीट कराया, वहाँ पे मैंने बताया है कि एक सबसे बड़ी बात जो आती है ना, पितृसत्तावाद आज भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो आप जितनी भी गालियाँ देखेंगे जो पुरुषों के द्वारा दी जाती हैं या महिलाओं के द्वारा भी दी जाती हैं, मतलब हद तो तब होती कि महिलाएँ भी गाली जो देती हैं वो महिलाओं वाली ही देती हैं। मतलब अफसोस इस बात का है। ठीक है, और इन गालियों को कार्य से रोका जाना चाहिए, लेकिन वही है ना, सबकी आदत में है गालियाँ। पता नहीं लोग कैसे देते हैं, मैं नहीं देता हूँ फिलहाल। ठीक है, 7वां नंबर ये क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि ये जो बातें हैं ये शायद नीति निर्देशक तत्व की हैं, आर्टिकल 48A की, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन की बात आती है, तो वो अलग है, यहाँ पे अलग है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मैंने आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था टेलीग्राम पे, तो एक बच्चे ने इसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा था और ऑप्शन उसने गलत कर दिया था, तो फिर उसने पूछा था कि सर आपका ये आंसर गलत है। तो बट मैंने जब उनको भेजा तो वो देखकर समझ गए कि अच्छा हाँ, गलती आंसर में नहीं थी, क्वेश्चन में नहीं थी, गलती उन्हीं की सोचने में थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, और जिससे राष्ट्र हमारा निरंतर बढ़ते हुए प्रगति की उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक छू सके। ठीक है, और वही बात 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, और इसे 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब वही बात कि फंडामेंटल राइट की विशेषताएं क्या हैं। सिंपल सी बात है, विशेषताएं तो वही होंगी। ठीक है, क्या विशेषताएं होंगी कि ये कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी हों। ठीक है, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया था पहले ही एग्जाम्पल के साथ, भूल ही नहीं सकते हो आप। निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है। मतलब अगर कोई राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे गोली मार देंगे या उसे कोर्ट में ले जाएंगे। ठीक है, आप देखा होगा कई बार ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने में भारत सरकार के बड़े बड़े सम्मानीय अधिकारियों के द्वारा ही सम्मान नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर नहीं करते। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता दूँ। यूट्यूब और फेसबुक, ये एडिटिंग का जो सिस्टम आया ना, इसने एक तरीके से हमें तोड़ कर रख दिया है सबको। उसमें क्या होता है ना कि कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना होती है, जाने अनजाने में होती है, हम सब मानव हैं। ठीक है, कभी दिखा दिया जाएगा कि अमित शाह जी ने जब तिरंगे को फहराया तो वो ज़मीन में गिर गया, कभी दिखाया जाएगा कि मोदी जी राष्ट्रगान फॉरेन में हो रहा था तो वो चलने लगे, उनको पता ही नहीं चला कि राष्ट्रगान है। तो आपसे भी हो जाती हैं गलतियाँ, तो वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर है, इतना उनके ऊपर बोझ होता है। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का सम्मान कर रहा हूँ। एज अ प्राइम मिनिस्टर, देखिए जब भी आप, हमेशा मैं कहता हूँ कि जब बात एज अ प्राइम मिनिस्टर की है, ठीक है, तो आप अपनी अप्रोच अलग रखना एज अ इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से।
जब आप पर्सनल पॉलिटिकल पार्टी की आए तो आप वहाँ पे बुराई करना कितनी भी किसी की भी हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पद पे कोई ना कोई 5 साल में आएगा चला जाएगा, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पद का अपमान मत करो, भारत सरकार के पद का अपमान मत करो। जैसे होता है ना कि आप लोगों से अधिकतर पूछा जाता है कि आप जब आईएएस बनते हैं तो आपको अपने उच्च अधिकारी को सलाम करना होता है, और आपको पता चला कि वो अधिकारी तो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है, आपके प्रति उसके प्रति कोई सम्मान नहीं, तब भी क्या आप सैल्यूट करेंगे उसको? जब देखेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा जी सर करेंगे। तो वो पूछेगा क्यों करेंगे? सर बात ये है कि हम उस पर्सन को सैल्यूट नहीं करते, हम उस कुर्सी को सैल्यूट करते हैं जो कि भारत के हित के लिए बनी है, जो भारत के भाग्य का निर्माण करती है। हम उस पद को सैल्यूट करते हैं जो भारत के भावी भविष्य की संकल्पना को साकार करने के लिए बना है, क्योंकि उस पद पर और उस कुर्सी पर लोग आएंगे चले जाएंगे, तो इसलिए हमें कुर्सी और पद का सम्मान करना होता है, ना कि उस पर्सन का। ऐसे आंसर दिया करें इंटरव्यू में, समझ गए? तो ये बातें होनी चाहिए। आलोचना पे आपसे क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको नहीं याद रखना है, ठीक है? बस इतना देख लीजिए, वर्मा समिति का गठन किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी उनको चेक करने के लिए कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कितनी अच्छी हैं कितनी अनुचित हैं। बाकी आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है, ठीक है? आप में से जिन लोगों ने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 1 देखा होगा ना, वहाँ पे हमने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है? तो हम इस टॉपिक को यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, मोटे तौर पर बेसिक लाइनों को स्पीड में पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ हमने इसे फिर से पढ़ लिया संविधान संशोधन का टॉपिक, लेकिन हमने वहाँ पे आपको पढ़ा दिया, सारे टाइप हमने बता दिए कि किन किन टाइप पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, इंडेक्स पे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। बट यहाँ पे फिर से आ गया तो हम आपको बस दिखा देते हैं, बाकी बताएंगे कुछ भी नहीं, ठीक है? जैसे हम पढ़ते हैं ना कि संविधान नम्य है या अनम्य है, इसका मतलब पता चलता है कि संविधान लचीला है कि कठोर है, ठीक है? साथ ही हम ये देखते हैं कि जो संशोधन की प्रक्रिया वो ब्रिटेन के समान तो आसान है, अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन है। क्लियर? यहाँ पे संसद को राइट प्राप्त है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान संशोधन करेगी तो बेसिक स्ट्रक्चर का ख्याल रखेगी। बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन केशवानंद भारती केस में बताया गया कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती रहेगी। क्लियर? संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो 368 प्रोसेस में 2 तरीकों की बात की गई है, लेकिन एक तरीका और होता है। क्लियर? वो तरीका होता है क्या? साधारण बहुमत का तरीका। 2 तरीके जो हैं वो संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की बात करता है, और तीसरा तरीका बात करता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे घुमा देता है कि आधे राज्य नहीं साहब सभी राज्य हैं, तो आप कहेंगे साहब गलत आप बोल रहे हो, आधे राज्य हैं। कई बार यहाँ 2/3 भी दे सकता है तो भी आप कहेंगे साहब गलत बात है, ठीक है? अब बात आती है कि संशोधन की प्रक्रिया होती कैसे है? क्या किसी एक सदन को राइट प्राप्त है? क्या किसी एक मंत्री को राइट प्राप्त है? क्या गैर सरकारी सदस्य को भी राइट प्राप्त है? क्या नॉमिनेटेड पर्सन को भी राइट प्राप्त है? तो इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं फटाफट क्यों देख रहे हैं? आपको पता है मैं 3 बार बता चुका हूँ कि मैंने ऑलरेडी इन्हें बिल्कुल धैर्यपूर्वक, बिल्कुल सहृदयतापूर्वक आपको पढ़ा दिया है, तो आप डे 1 में जाकर देख सकते हैं, ठीक है? थोड़ी मेहनत कीजिए ना, बार बार वही चीज़ पढ़ाएंगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा, ठीक है? और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो ज़रूर लगेगा, तो इसलिए हम स्पीड में पढ़ा दे रहे हैं। हालांकि जिनको पढ़ चुके हैं वो भी देखें इसे, ऐसा नहीं कि वो इसे स्किप कर दें, देख लें क्योंकि हम स्पीड में ही पढ़ा रहे हैं। नंबर 1 क्या है? संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में आप कर सकते हैं, ठीक है? राज्य विधानमंडल को इसका बस राइट नहीं प्राप्त है। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, मतलब कोई जो मंत्री है वो भी और जो मंत्री नहीं वो भी, कोई भी ला सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो नहीं है। अगर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना इसे अनिवार्य है। बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की या मतदान के द्वारा हो, और दोनों सदनों में अलग अलग रूप से पारित हो, और अगर दोनों सदनों में असहमति हो जाए तो संयुक्त बैठक की प्रोविजन नहीं है, ना ही संयुक्त बैठक इसमें है और ना ही धन विधेयक में। ये दोनों बातें याद रखना, ठीक है? एक और बात कि आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि अगर संघीय व्यवस्था की बात आती है, यानी कि फेडरल सिस्टम में चेंजेस की बात आती है, तो आधे राज्यों के विधानमंडल की परमिशन चाहिए होती है, और दोनों सदनों में जब ये पारित हो जाए और राज्य विधानमंडल के पास जाए तो फिर राष्ट्रपति इसमें अपनी सहमति दे देता है। राष्ट्रपति इसे रोक कर नहीं रख सकता, उसे अनुमति देनी ही होगी, ठीक है? और जब वो अनुमति देगा तो कानून बन जाएगा। इतनी बातें समझ गए?
दो तरह के संशोधन की बात करता है, मैंने ये चीज़ें बता दी। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से प्रोविजन साधारण के तहत होते हैं, कौन विशेष प्लस आधे राज्यों के होते हैं और कौन केवल विशेष के तहत होते हैं। ठीक, तो साधारण पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको याद रखना है। कौन कौन से याद रखना है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन की बात हो तो साधारण, नए राज्यों के निर्माण सीमा परिवर्तन की बात हो तो साधारण, राज्यों के नामों में परिवर्तन की बात हो तो साधारण। ऐसा क्यों राज्यों के नामों की बात यह है कि आंध्र प्रदेश भी चाह रहा है कि उसके राज्य का नाम बदला जाए, पश्चिम बंगाल भी चाह रहा है कि उससे राज्य का नाम बदला जाए। पश्चिम बंगाल क्या चाह रहा है, बांग्ला हो जाए। क्यों चाह रहा है, क्योंकि जब अंतर्राज्यीय परिषद की मीटिंग होती है ना तो वेस्ट बंगाल WB आता है, तो न्यूमेरिक नंबर में उसको सबसे लास्ट में बोलने का मौका दिया जाता है। और कभी क्या होता है, मीटिंग खत्म हो जाती है, उसको बोलने का मौका नहीं मिल पाता। तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो पूर्व थी और वर्तमान में भी हैं, श्री ममता बनर्जी, ये कहती हैं कि हम अपने राज्य का नाम बांग्ला कर देंगे और इसके लिए उन्होंने केंद्र को सिफारिश भेज दी है। और जब वो करेंगी तो इसके लिए साधारण बहुमत लाना पड़ेगा। राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति की बात, आप जगन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के इस समय CM हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ की जो आंध्र प्रदेश की जो विधान परिषद है उसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। क्यों बात करते हैं, क्योंकि विधान परिषद और उनकी पटती नहीं है, मतलब कोलैबोरेशन नहीं है। क्यों कोलैबोरेशन नहीं है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में 4 राजधानियां बने। ठीक है, अमरावती को लेकर, विशाखापट्टनम को लेकर, ये सारी चीज़ें बनाना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं, तो आपको ऐसे याद रखना हो सकता है क्वेश्चन। इसीलिए देखो ये करा रहा हूँ ना मैं, करंट का अफेयर, इसी को बोलते हैं करंट का अफेयर, समझ गए। तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरी अनुसूची की बात आती है, ठीक है, संसद में गणपूर्ति की बात आती है, 1/10 होना चाहिए कोरम। संसद सदस्यों के वेतन की बात आती है, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की बात आती है, राजभाषा के प्रयोग की बात आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति की बात आती है। NRC और CA का इशू आप देखते हैं ना, तो वही बात है साधारण बहुमत से। इसलिए आधे राज्यों की जरूरत नहीं पड़ी थी अमित शाह जी को, अकेले दम पे पास करवा दिया था, समझ गए। तो आप ऐसे समझ सकते हो, जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं ना तो उसके पीछे का लॉजिक नहीं देखते, लॉजिक देख लेंगे तो आंसर हो जाएगा। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन की बात, निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की बात, केंद्र शासित प्रदेशों की बात, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची की बात। 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात आती है और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात आती है। यानी कि 6ठी में क्या आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों की बात, और बाकी ऊपर वाले में 5वीं में शेष। यहाँ पे क्या घुमाएगा, क्वेश्चन घुमाएगा कि साहब 7वीं अनुसूची इसमें आती है क्या, तो नहीं, 7वीं किस में आती, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों वाले में। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब आती है संसद के विशेष बहुमत। संसद के विशेष बहुमत पढ़ें, इससे पहले हम ये देख लें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। ठीक है, इसमें जो आएगा वो संघीय व्यवस्था से होगा। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की बात की जाए, केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों की बात की जाए, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की बात की जाए, केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की बात की जाए, GST काउंसिल की बात की जाए, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय की बात की जाए, राज्यों में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात की जाए, या स्वयं संविधान के संशोधन करने की शक्ति की बात की जाए, ये सब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों में आते हैं। अब आप सोचेंगे सर आपने विशेष बहुमत वाला सिंगल क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि जितनी बातें इसमें आती हैं और जितनी बातें इसमें आती हैं, इन दोनों बातों को छोड़ दें, शेष जो बातें हैं वो सब की सब विशेष बहुमत में आती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी आती है मोटे तौर पर आप देख लो। तो एक तो फंडामेंटल राइट आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आता है। ठीक है, और बाकी जो इन दोनों से संबद्ध नहीं है, इसीलिए कहते हैं ट्रिक्स से याद करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, समझ गए। संसद को संवैधानिक शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है। ठीक है, राज्य विधानमंडल को इससे रिलेटेड राइट नहीं है। क्लियर, बाकी मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है मूल संरचना की। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं और यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछ लिया है। आपको बस इतना याद रखना है कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी। ठीक है, और इसे हालांकि अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। क्लियर, सब कुछ आप संशोधित कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बेसिक स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की है, तो वो बस आप देख लीजिए, लेकिन संविधान में भी मेंशन नहीं है और वो बोलती समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर देख लीजिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक गणराज्यात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र,
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात, कल्याणकारी राज्य की बात, न्यायिक समीक्षा की बात, व्यक्ति स्वतंत्रता व गरिमा की बात, संसदीय प्रणाली की बात, कानून के शासन की बात, मौलिक अधिकारों निर्देशक के तत्वों के बीच शक्ति संतुलन व सौहार्द की बात, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति की बात, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच की बात, मौलिक अधिकारों के बेसिक सिद्धांत की बात। ठीक है, इतनी सारी जितनी भी ये बातें हैं ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में निहित भाग 1 के प्रावधानों को भाग 2 में संकलित कर दिया गया है, निम्न में से कथनों के बारे में बताइए। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट इन्हें इनवैलिड करार दे सकती है। नंबर 2, ये उसमें एक तरीके से संशोधित हो जाते हैं। नंबर 3, इनके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बता देंगे साहब सुप्रीम कोर्ट से इनवैलिड करार दे सकती है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। समझ गए? आपको याद होगा मैंने अपने पर एक कॉमेडी करके आपको एक पिक्चर बना के दिखाई थी प्रीवियस पार्ट में कि जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, ये मेरी 2 आँखें हैं, ठीक है, ये नाक है, ये मुंह है, ठीक है, ये मेरे 2 छोटे छोटे कान हैं, ठीक है, ये मेरे हाथ हैं, क्लियर, ये 2 हाथ हैं और ये 2 मेरे पैर हैं, क्लियर। अब क्या हुआ कि इस हाथ को कान के पास लगा दिया गया, इस कान को यहाँ हाथ के पास लगा दिया गया, इस आँख को पैर के पास लगा दिया गया और पैर को आँख के पास लगा दिया गया। तो आप देख सकते हैं मेरा चित्र कितना अजीबोगरीब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ऐसे ये मेरा पैर बन जाएगा और ये मेरी एक आँख बन जाएगी, ये एक ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कान की जगह मैंने कान यहाँ से हटा दिया था तो ये यहाँ पे हाथ के पास कान आ जाएगा और यहाँ पे कान के पास एक हाथ चला जाएगा और ये हाथ तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये एक टांग मेरी ऐसे बनी तो ये एक तरीके का मैं ऐसे ही बन गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो गया, समझ गए। कुछ बच्चों को तो बड़ी हंसी आई होगी, बताओ मास्टर ऐसा बन गया, ठीक है। तो हंसना नहीं है, आप लोगों को बोलता तो आप लोग नाराज़ हो जाते, इसलिए अपने पर ही कॉमेडी कर लो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी अच्छी क्या लगी होगी मैं आपको अब बता दूं कि आपने अब जितना पढ़ लिया है ना, इतने टॉपिक से हर हाल में आपको 3 से 4 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के मिल ही जाएंगे, समझ रहे। तो ये आपको अवॉइड नहीं करना है, ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं क्योंकि 99.99% बच्चों के यहीं से चारों ये क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चारों क्वेश्चन हर हाल में सही करके ही आने हैं और आप जानते हैं एक क्वेश्चन की कीमत कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा दिया यानी कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 का तक ये सारी चीज़ें आप रट डालिए, याद कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, इनको अब आप ज़्यादा रिवाइज कीजिए। बाकी अब आगे जो पार्ट आएंगे ना उनको आप कम से कम भी रिवाइज करेंगे क्योंकि बाकी के पार्ट में कॉन्सेप्ट उतना नहीं है, बाकी के पार्ट में तथ्यात्मक चीज़ें हैं और उनको याद करना होता है कि राष्ट्रपति में कौन शामिल कौन नहीं शामिल, वो कौन कौन से वीटो लाता है कौन कौन से नहीं लाता है, संसद के प्रोसेस क्या है, ये सिंपल सी बातें हैं। बट यहाँ पर आपको याद करना होता है, थिंकिंग बनानी होती है, कॉन्सेप्ट बनाना होता है और एक डिसिप्लिन में रहकर तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो आप बार बार इन्हीं को तैयार कीजिए, पीडीएफ को देखें, ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। उम्मीद है आज की क्लासेज आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश कीजिए कि कोविड-19 की वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंसर्ट कराएं और अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप कोविड-19 के प्रति एक इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। क्लियर?